हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय राष्ट्रीय जो स्वाधीनता जो संग्राम है, या हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी थे उनकी क्या भूमिका रही थी। ठीक है, देख लीजिए हमारा टाइटल एक बार देख लीजिए। आज का जो हमारा टाइटल है वह है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान। जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, MK गांधी कह लीजिए, उन गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें क्या योगदान रहा था, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? गांधी युग के बारे में। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में ही जो गांधी का जो व्यक्तित्व था, गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, उसके बिहाफ पे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो टाइम पीरियड था, इनके टाइम में जब से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देना स्टार्ट करा, तब पूरा का पूरा जो केंद्र बिंदु रहा वो गांधी जी और उनके कार्य और उनके व्यक्तित्व ही रहे। इसलिए इसको कई बार हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं, और कई बार हम इन्हें ये भी कहते हैं कि जैसे गांधी जी का क्या योगदान रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में, इस चीज़ को भी पढ़ते हैं। या फिर हम ये पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें जो गांधी जी थे, उनकी एंट्री कब होती है और वो उसके बाद कब से कब तक उनका प्रभाव गांधी जी का बना रहता है। तो देखिए इसको समझने के लिए पिछली जो 2 क्लासेस हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उसे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए वो सही तरीके से एक संगठित रूप से 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है, इस कांग्रेस की स्थापना से जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की जब संस्थागत रूप से शुरुआत मानते हैं, तब इसमें 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना के साथ जब राष्ट्रीय आंदोलन जब प्रारंभ होता है, जब आरंभ होता है, तब 1885 से लेके 1905 तक हम इसे कहते हैं कौन सा? उदारवादी युग। राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग या कांग्रेस का उदारवादी युग। क्योंकि कांग्रेस पर जब उदारवादियों का वर्चस्व रहता है, कब तक? 1905 तक, 1885 से। फिर क्या होता है कि 1906 से लेके लगभग 1919 कह लो या 1920 कह लो, तब तक इन पर यानी कि कांग्रेस पर या राष्ट्रीय आंदोलन पर जो उग्रवादी जो नेता थे उनकी तूती बोलने लगी थी कांग्रेस में 1906 से लेके 1919-20 तक। तो इनका वर्चस्व चल रहा था। अब 1919-20 में कांग्रेस में बहुत धमाकेदार एंट्री हो जाती है। किसकी? गांधी जी की। हालांकि कांग्रेस के जो पहला जो अधिवेशन था, एक्चुअली जो गांधी जी ने जिस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करा था, सबसे पहले गांधी जी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था, उसमें पहली बार शिरकत की थी किसने? पार्टिसिपेशन दिया था किसने? गांधी जी ने। गांधी जी पहली बार 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो हालांकि उनकी एंट्री तो यही हो जाती है 1916 में, लेकिन वो प्रभावी रूप से जब क्या नाम है, कांग्रेस के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, वो दौर कौन सा होता है? वो दौर होता है 1919-20 के आसपास, कहीं जाके उनका वर्चस्व स्थापित होता है। और ये जो वर्चस्व स्थापित होता है कांग्रेस के ऊपर, गांधी का 1919 या 1920 में, 1919 या 1920 में जो गांधी का जो वर्चस्व स्थापित होता है, और ये कब तक बना रहता है? ये उनकी मृत्यु तक बना रहता है। हम कह सकते हैं कि 1948 तक, जनवरी 48 में उनकी डेथ हुई थी, तब तक
इनका वर्चस्व कांग्रेस में बना रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जो युग है 1919 या 20 से लेके 1948 तक का, ये कौन सा है? गांधी युग है। इस दौरान इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए या राष्ट्रीय आंदोलन में या कांग्रेस के एक नेता के रूप में जो कार्य किए, हम उनका वर्णन आज यहाँ पर करेंगे। आज हमें यही पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कि गांधी जी का क्या योगदान रहा है भारत के स्वाधीनता संग्राम, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इनके बेसिकली हम इनके सामान्य जीवन परिचय देख लेते हैं हल्का फुल्का सा एक बार। हालांकि इससे राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, हम अगर इनके सामान्य परिचय के बारे में बात करें, गांधी जी के सामान्य परिचय के बारे में बात करें, तो गांधी जी, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जो जन्म होता है वो होता है 2 अक्टूबर को। कब? 1869 में, गुजरात में, पोरबंदर में। ठीक है, इनका पूरा नाम है M.K. गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी, और पिता का नाम इनका करमचंद गांधी था। ठीक है, इसलिए इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा, सभी जानते हैं। माँ का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद गांधी। पैदाइश इनकी गुजरात पोरबंदर की है 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिताजी काफ़ी समृद्ध फैमिली से थे, दीवान थे उस रियासत में, वहाँ गुजरात की तरफ। तो ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी निम्न कमज़ोर फैमिली से थे, ठीक ठाक फैमिली से थे। पढ़ने के लिए विलायत भी जाते हैं, जाहिर सी बात है, जो विलायत पढ़ने जाता है बैरिस्टरी करने के लिए लंदन या इंग्लैंड जाता है, जाहिर सी बात है कमज़ोर फैमिली से वैसे भी नहीं होंगे, तो ठीक ठाक पोजीशन से थे। तो विलायत गए थे पढ़ने के लिए और वहाँ से इन्होंने वकालत भी करी थी। ठीक है, वकालत करने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान में ही, भारत में ही वकालत के लिए ट्राई किया, प्रैक्टिस करी, लेकिन कोई खास इनकी दुकान चली नहीं वकालत वाली। फिर क्या हुआ, इनको एक केस मिला एक व्यापारी का, जिसमें इन्हें साउथ अफ्रीका जाना था। साउथ अफ्रीका जाकर इन्होंने उसका केस लड़ना था। तो उन्होंने वो केस ले लिया और ये कहाँ? गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहली बार फील किया किसको? नस्ल भेद को, ब्लैक एंड व्हाइट वाले कॉन्सेप्ट को। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट वाले कॉन्सेप्ट को फेस करा। किसको? ब्लैक एंड व्हाइट वाले कॉन्सेप्ट को, यानी कि गोरा और काले वाले कॉन्सेप्ट को फेस करा। अंग्रेजों की जो रंग भेद की जो नीति थी उसको फेस करा। यानी कि ये नीति कुछ इस प्रकार की थी कि जो ब्लैक पीपल थे, जो निग्रो थे, जिन्हें हब्सी कहते थे अंग्रेज, उन लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार करते थे या उन्हें समानता का भाव नहीं देते थे। तो कई बार इसका शिकार गांधी जी को भी होना पड़ा। एक बार एक ट्रेन में इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गए। इनको वहाँ से उतार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस डिब्बे में सिर्फ गोरे ही बैठ सकते थे। भले ही इनके पास टिकट फर्स्ट क्लास का था, लेकिन उसमें ये नहीं बैठ सकते थे। इनको बड़ा दुख हुआ और इसलिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में ही आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आंदोलन मतलब सत्याग्रह। सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले इन्होंने कहाँ करी? इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही करी और वहाँ पर बहुत ख्याति प्राप्त करी। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करी। लगभग 20 साल ये वहाँ साउथ अफ्रीका में रहे और साउथ अफ्रीका वाले आज भी इनको गांधी जी को बहुत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने जोरदार आवाज़ उठाई थी नस्ल भेदी टिप्पणियों के लिए। नस्ल भेदी जो भेदभाव होते थे, रंग भेद होता था, नस्ल भेदी जो भेदभाव होता था, उसके लिए इन्होंने बहुत पुरजोर आवाज़ उठाई थी। इसलिए इनका जो साउथ अफ्रीका है उनमें आज भी काफ़ी सम्मान है। किनका? महात्मा गांधी का। ठीक है, ये तो था इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब क्या होता है कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, देखो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश एक बार तो ये साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं। वहाँ पर इन्होंने कई सत्याग्रह किए, सरकार को झुकाया और अपनी बातों को मनवाया और वहाँ पे सफल सत्याग्रही बनकर भारत लौटे। ठीक है, अब ये भारत में लौटने के बाद भारत में जो सामाजिक या सामान्य जीवन है, या सामाजिक जीवन है, सामान्य नहीं सामाजिक जीवन है, उसमें प्रवेश करते हैं और वहाँ पर लोगों की हेल्प करते हैं। तो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ये पहली बार तो साउथ अफ्रीका में कर ही चुके हैं। अब ये वापस आ जाते हैं इंडिया वापस आ जाते हैं
1915 में, 1915 में, 1915 में वापस आ जाते हैं भारत। और 1915 में भारत वापस आने के बाद ये अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाते हैं? ये अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको बनाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन है? ये एक उदारवादी नेता है। मैंने बताया था ना, कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में से एक है ये। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो उदारवादी किस्म के नेता हैं, जो कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हैं। ये इस प्रकार के नेता हैं। इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो जब इन्होंने इनको गुरु बनाया तो इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, उससे पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए 1 साल, और कुछ मत बोलिए, सिर्फ सुनिए, देखिए कि क्या है भारत की स्थिति इस बार। अभी तुम साउथ अफ्रीका से आए हो 20 साल, तुम्हें यहाँ का कुछ पता तो नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए, सुनिए, उसको समझिए, फिर उसके बाद आप राजनीतिक जीवन में उतरिए। उससे पहले उतरने की कोशिश न करें आप। इन्होंने ऐसा ही करा, 1 साल भ्रमण करा, पूरे हिंदुस्तान का लगभग दौरा किया और यहाँ की समस्याओं को समझा, और बोले कुछ नहीं, सिर्फ समझते रहे चीज़ों को। ऐसा ही इन्होंने कहा गोपाल कृष्ण गोखले के कथनानुसार। अब इस दौरान मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके बाद 1 साल बाद 1916 में जो लखनऊ में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। किस वाले में? लखनऊ अधिवेशन में। तो इसमें एक गजब की चीज हुई लखनऊ अधिवेशन में। इस लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति, या हम कह सकते हैं एक किसान जो किनसे मिलने आता है? बाल गंगाधर तिलक से। एक किसान जो बाल गंगाधर तिलक से मिलने आता है, और वो चाहता है कि उसकी समस्याएं, उसके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो दूर की जाएं। लेकिन इन्हें उस किसान को क्या कहा जाता है? उस किसान को कहा जाता है कि आप इस कार्य के लिए गांधी जी से मिलिए। और ये किसकी बात है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात है। ठीक है, तो इस अधिवेशन में यह जो किसान होता है वह गांधी जी से मिलने के लिए चला जाता है। पहले तो बाल गंगाधर से मिलने के लिए आता है, लेकिन फिर वह गांधी से मिलता है। ठीक है, और गांधी से मिलकर हठ करता है। क्या करता है? हठ, जिद करता है। क्या करता है? जिद करता है। मतलब हठ मतलब जिद करता है कि आप मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। जिद करता है कि मेरी जो समस्याएं हैं उनका निदान कीजिए। ठीक है, तो गांधी जी देखते हैं कि ये सीधा साधा सा किसान, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उससे ज्यादा इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं, उससे ज्यादा कुछ इंप्रेस भी नहीं होते हैं, और वो उसे इग्नोर सा मारने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और पर वो इंसान काफी जिद्दी किस्म का होता है। वो इंसान क्या होता है? काफी जिद्दी किस्म का होता है, और इसलिए वह उनका पीछा नहीं छोड़ता है। और जब वह उनका पीछा नहीं छोड़ता है तो गांधी जी भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हो जाते हैं कि हमें एक बार तो कम से कम देखना ही चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। अब ये जो किसान है, ये किसान इतना जिद्दी है कि उन्होंने गांधी जी को मनवा लिया। और इस किसान का जो इतिहास में जिस प्रकार का स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, ये एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम उसका यहां पर बता देता हूं। उसका नाम है, इस किसान का उसका नाम है राजकुमार, कुछ ऐसा नाम था, राजकुमार शुक्ला। ये तो ठीक है, शुक्ल, उसका एग्जैक्ट उसका नाम ये था, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ल। जो ये किसान लगातार
1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक से मिलने आया था, लेकिन लोगों ने बताया कि आप इनसे गांधी जी से मिलिए इस काम के लिए, तो ये गांधी जी से मिलते हैं। अब ये जो राजकुमार जो शुक्ल हैं, ये किस काम के लिए गांधी जी से कहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, जो राजकुमार जो शुक्ल नाम के जो शख्स हैं वो आते हैं बाल गंगाधर तिलक से मिलने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के में, और वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से हट करते हैं, जिद करते हैं अपने काम को करवाने के लिए। उनका काम क्या होता है, वो आते हैं, आपको मैं जगह का नाम बताता हूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे। वो आते हैं कहां से, चंपारण से। चंपारण कहाँ है, बिहार में एक जगह है चंपारण, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है, उस जगह से आते हैं। चंपारण के वो एक किसान होते हैं और वो गांधी जी से हट करते हैं अपने यहाँ चलने की। गांधी जी उनको आश्वासन दे देते हैं, ठीक है मैं आऊँगा एक दिन और आपके यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। चंपारण के किसान होते हैं। तो चंपारण के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं इधर आपको ये समझा देता हूँ कि इधर क्या चल रहा है। देखिए, गांधी जी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब प्रवेश करते हैं ना, तो उसमें पहले तो वह प्रवेश करते हैं अंग्रेजों के सहयोगियों के रूप में। किसके रूप में, अंग्रेजों के सहयोगियों के रूप में। उसमें जब वो भारतीय राजनीति में आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु होते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले चूंकि उदारवादी किस्म के नेता होते हैं तो उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, और उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जब वह एंट्री करते हैं भारतीय राजनीति में, तो वो दौर होता है 1915 के आसपास का, 1915, 16, 17 के आसपास का। इस दौरान क्या चल रहा होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। कौन सा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने की बात कहता है कौन, गांधी जी क्या कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग की अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती होइए और अंग्रेजों का सहयोग कीजिए। अंग्रेज खुश हो जाएंगे तो हमें यह स्वतंत्रता या स्वाधीनता दे देंगे, ठीक है। उनका ये मानना था, इसलिए उन्होंने अपील की कि आप अंग्रेजों की हेल्प कीजिए। अंग्रेज इससे खुश भी हुए और इनको केसर हिंद की उपाधि भी दी इसलिए, और इसी वजह से लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहते हैं। बस ये जो सहयोग की जो इनकी जो वो क्या नाम है, जो सहयोग करने की जो एक हम कह सकते हैं कि इनका जो निर्णय था वो असहयोगी के रूप में ही तुरंत बदल जाता है इस युद्ध के बाद। यानी कि ये स्टार्ट किससे करते हैं, अंग्रेजों के सहयोगियों के रूप में। और इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जिस उद्देश्य से ये चाहते थे, इनकी सहयोग करना चाहते थे कि भैया अंग्रेज उदार हैं, अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, और जब हम इनकी मदद करेंगे तो ये हमें स्वाधीनता दे देंगे। लेकिन जब अंग्रेजों का जब काम निकल गया, दूसरा विश्व युद्ध जीत गए, उसके बाद इन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो गांधी जी सोच रहे थे, इसलिए वह सहयोगी से असहयोगी के रूप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो सहयोगी से जो असहयोगी के रूप में कन्वर्ट हुए, तो इस दौरान इन्होंने क्या किया, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताता हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब असहयोगी के रूप में जब इन्होंने काम करना शुरू करा, तो इन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन इससे पहले इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के दौरान 3 छोटे छोटे आंदोलन और चलाए थे, जिसे हम सत्याग्रह कह सकते हैं। वो 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे, देखिए वो 3 सत्याग्रह में एक आ जाएगा आपका, सॉरी वहां पे लिखा हुआ है मैंने, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा आ जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, जो मैंने आपको बताया था कि चंपारण से एक किसान थे जिनका नाम था क्या नाम बताया था मैंने आपको, उसका शुक्ल बताया था, राजकुमार शुक्ल। वो राजकुमार शुक्ल नाम के किसान गांधी जी के पीछे पड़ गए, जिसके कारण उन्हें चंपारण जाना पड़ा और वहाँ की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। वहाँ की प्रॉब्लम्स ये थी कि जो सरकार थी
उन्होंने, जो सरकार थी, उन्होंने क्या काम कर रखा था, इन्होंने चंपारण में बहुत ही क्रूर नियम बना रखे थे और इनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी किसानों से। तीन कठिया एक खेत के 3 हिस्से में, मतलब 1 बीघे में जो 3 कठिया जो जमीन होती थी उसमें नील की खेती अनिवार्य रूप से करवाई जाती थी, जिससे किसान बहुत आहत थे। ठीक है, ये इस चीज़ों का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर जो चंपारण में जो विरोध कर रहे थे, जो एक तो थे राजकुमार शुक्ल, जो इनके पीछे पड़ गए थे, किसके, गांधी जी के, कि आप चलिए चंपारण। हालांकि गांधी जी ने अनमने ढंग से कहा था हाँ मैं चलूंगा, लेकिन ये जब पीछे पड़ गए तो देखा कि भाई यार ये तो मानेगा नहीं, अब तो इसके साथ हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग क्या नाम है, गांधी जी ने इनसे कह दिया राजकुमार जी से, ठीक है मैं क्या नाम है कलकत्ता के क्या नाम है टूर पे जाऊंगा तो तब आऊँगा। तो बोला ठीक है। तो कलकत्ता के टूर पे ये क्या नाम है ये गए गांधी जी, और इन्होंने कहा मैं 7 तारीख को आऊँगा वहाँ पे। तो ठीक है भैया, ये 7 तारीख से पहले ही टेंट वेंट लेके पहुँच गए वहाँ पे। कह रहा आओ, आप इंतजार करा गांधी जी का। 7 तारीख को कलकत्ता गांधी जी पहुँचे, ये पहले ही पहुँच गए, 7 अप्रैल से पहले ही। और जब ये पहुँच गए पहले ही, तो भैया ये 10 अप्रैल को गांधी जी को अपने साथ चंपारण लेवा लाए। अब चंपारण जब लेवा लाए, चंपारण में आने से पहले पटना में आए। कहाँ है? पटना, बिहार। पटना में कौन मिला इनको? देखिए पटना में मिलता है इनको गांधी जी को कौन, पटना में किससे मुलाकात होती है? राजेंद्र प्रसाद जी से। कौन राजेंद्र प्रसाद जी? वो जो देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। जे.बी. कृपलानी से भेंट होती है इनकी। जे.बी. कृपलानी कौन थे? मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उस टाइम, बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जे.बी. कृपलानी। इनसे भी भेंट होती है इनकी। जे.बी. कृपलानी ने इनका स्वागत किया, और जब ये क्या नाम है राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बोल रहे थे कि देखो मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, आप मेरे साथ चलिए और वकील बाबू आपको सब कुछ समझा देंगे। कौन? वकील बाबू। ये बार बार एक वकील बाबू का नाम ले रहे थे कि वकील बाबू समझा देंगे, आप चलिए तो सही हमारे साथ चंपारण। तो वो वकील बाबू कौन थे? वो वकील बाबू थे उनका नाम था ब्रज किशोर। क्या नाम था? ब्रज किशोर। ये ब्रज किशोर कौन थे? ये ब्रज किशोर थे आपके जेपी नारायण का नाम सुना आपने? जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उनके ससुर थे ये ब्रज किशोर। ये बहुत जाने माने वकील थे चंपारण के। तो इनका नाम ले रहे थे राजकुमार शुक्ल कि आप मेरे साथ चलिए गांधी जी, मैं आपको वकील बाबू से मिलवाऊंगा, वकील बाबू चंपारण के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, हमारी क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये जो चंपारण का जो आंदोलन था, वहाँ चंपारण में गए, चंपारण की जो प्रॉब्लम्स थी वो देखी, और उस प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉर्ट आउट करवाया और वहाँ पर इनको रिलीफ दिलवाया। चंपारण में जो नील की खेती होती थी उससे निजात दिलवाई इन्होंने। ठीक है, और सरकार ने क्लियरली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मान लिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। जो इन्होंने जो दूसरा जो आंदोलन किया, जो हम कह सकते हैं सत्याग्रह किया, वो था मार्च 1918। उसके तुरंत बाद, चंपारण के तुरंत बाद ये अहमदाबाद चले गए। कहाँ चले गए? अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में क्या था? अहमदाबाद में एक मिल थी और उन मिल के मालिकों ने, उन मिल के मालिकों के साथ मजदूरों का पंगा हो गया। पंगा क्या था? पंगा ये था कि उस टाइम प्लेग फैल रहा था। क्या फैल रहा था? प्लेग फैल रहा था 1917-18 के आसपास। ठीक है, 15-16-17-18 के आसपास। तो प्लेग के कारण लोग शहर छोड़ के जा रहे थे, विस्थापित हो रहे थे। और जब ऐसा करने लगे तो जो मिल के मालिक हैं वो डर गए कि भैया हमारे यहाँ काम कौन करेगा। तो उन्होंने प्लेग भत्ता, क्या? प्लेग भत्ता देकर उन मजदूरों को रोका कि कोई नहीं, हम तुम्हें प्लेग भत्ता देंगे। तो ठीक है भैया, प्लेग भत्ता देके रोक लिया। अब जब क्या नाम है जब स्थिति सामान्य हुई और प्लेग खत्म हो गया, तब उन्होंने इस प्लेग भत्ते को समाप्त कर दिया। लेकिन जो मिल के जो मजदूर थे वो नाराज हो गए इस भत्ते से। क्यों? जाहिर सी बात है, किसी की बढ़ी हुई सैलरी को आप वापस छीनोगे तो दुख तो होगा ही। तो ये सैलरी वापस छीन ली एक प्रकार से इनसे, ये दुखी हो गए। ये कहने लगे इस भत्ते को, प्लेग भत्ते के स्थान पर अब हमारी सैलरी में ही इसे ऐड कर दिया जाए, इसे कम ना किया जाए। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हो गया था अहमदाबाद
अहमदाबाद में जो मिल जो सत्याग्रह था उसमें ये कहानी थी। तो गांधी जी वहाँ पे गए और गांधी जी ने इनको समझाने की कोशिश करी, जिनमें एक व्यक्ति जो मिल के जो मालिक थे वो गांधी जी के मित्र भी थे। उन्होंने गांधी जी की आश्रम बनाने में, साबरमती आश्रम में, जो साबरमती नदी के पास जो आश्रम बनाया था उसमें काफ़ी हेल्प भी की थी। और इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाली उसी मिल के मालिक की बहन थी और उनका नाम था अपना, जो मिल की जो मालिक थी उनकी जो बहन थी उनका नाम था अनुसुईया बेन साराभाई। क्या नाम था उनका? अनुसुईया बेन साराभाई। अनुसुईया बेन साराभाई, ये नाम था उनका। वो इसको लीड कर रही थी इस आंदोलन को। जैसे यहाँ पे राजेंद्र बाबू कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, यहाँ पर अनुसुईया बेन साराभाई लीड कर रही थी। ये मिल मालिकों की बहन भी थी, जिनमें से एक मिल मालिक थे उनकी बहन भी थी, ये इसको लीड कर रही थी। यहाँ पर भी क्या हुआ कि देखो मिल मालिक और मजदूरों में बात नहीं बनी, तो यहाँ पर गांधी जी ने 21 यहाँ पर आमरण अनशन किया, बिना अन्न ग्रहण किए वाला अनशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया इन्होंने गांधी जी ने। फिर उन्होंने फाइनली क्या नाम है, यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बैठा और उन ट्रिब्यूनल ने बैठ के वो बात मान ली और उसमें गांधी जी ने जो सपोर्ट करा, उन्होंने ये कहा कि भैया देखो सैलरी तो तुम्हें बढ़ानी ही पड़ेगी। वो क्या चाहते थे, मिल के जो मजदूर थे वो चाहते थे कि 50% सैलरी में वृद्धि हो। क्या हो? मजदूर चाहते थे 50% वृद्धि हो। और ये लोग कितना देना चाहते थे? ये लोग शायद 20% देना चाहते थे। जो मालिक थे 20% देना चाहते थे मजदूरी में इजाफा, वृद्धि। तो जो गांधी जी के सहयोग से जो निर्णय लिया गया वो लिया गया 35% कि भैया 35% वृद्धि कर दो, ना तुम्हारी ना इनकी। मामला सुलट गया 35% पे, दोनों मान गए। ये मामला सुलट गया, ये मामला सुलट गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में पड़ता है, खेड़ा जिला। यहाँ पर जो किसान थे, यहाँ के किसानों पर लगान की प्रॉब्लम आ रही थी। अकाल पड़ा था, सूखा था, पैसे थे नहीं, खेती हुई नहीं थी और इनसे क्या नाम है, लगान वसूला जा रहा था। ये लगान नहीं भर पा रहे थे। तो इस लगान की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके लिए गांधी जी यहाँ गए और यहाँ पर कौन मिले इनको? एक बहुत बड़े नाम हमारे देश के, वल्लभ भाई पटेल। नाम सुना है ना, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे खेड़ा सत्याग्रह का। खेड़ा में गए और वहाँ भी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर वो भी सॉर्ट आउट करवाई। तो ये जो 3 छोटे छोटे जो आंदोलन थे इनमें इनको सक्सेस मिली थी। और फिर इसके बाद वो उतर जाते हैं मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में, और जिसमें से पहला बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन करते हैं वो, जब अंग्रेजों के सहयोगी से वो असहयोगी के रूप में सामने आते हैं। और वो कब आते हैं असहयोगी के रूप में सामने? जब 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, उस जो घटनाक्रम होता है वो पूरा का पूरा घटनाक्रम गांधी जी को अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी बना देता है। देखिए कैसे। पहली बात तो ये कि जो उन्होंने जो वादे किए थे भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में, उनमें से कोई पूरा नहीं करा। एक प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती तरीके से सेना में लोगों को भर्ती करा था और जैसे युद्ध खत्म हुआ छटनी स्टार्ट कर दी, लोग बेरोजगार हो गए। ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम थी, उसमें क्या नाम, उसमें नाम है रोलट एक्ट का। रोलट एक्ट में क्या था? रोलट एक्ट एक प्रकार से आप ऐसे मान सकते हैं, आज के टाइम के जो टाडा पोटा ये जो कानून है ना, ये एक तरह के ऐसे ही कानून थे ये, ठीक है। टाडा पोटा मीसा एक प्रकार के ये ऐसे ही कानून थे ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। इसमें क्या होता था, रोलट एक्ट में क्या होता था? रोलट एक्ट में
बिना किसी कारण के सिर्फ शक के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका विरोध किया, देखिए जब युद्ध चल रहा था ना, युद्ध में तो ज्यादा किसी ने विरोध किया नहीं, लेकिन जब अब युद्ध खत्म हो गया, आप इसको अब भी बनाए रखे हुए हो, तो फिर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करा, रोलट एक्ट का विरोध करा। रोलट एक्ट के बारे में मोतीलाल नेहरू कहते थे, मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित नेहरू के पिताजी थे, वो कहते थे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के आपको सजा दे सकता है वो कानून है ये, ठीक है। इसके बारे में ये स्टेटमेंट देते थे। एक तो ये रोलट एक्ट से प्रॉब्लम थी, दूसरा क्या है कि इस रोलट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला में एक सभा बुलाई गई। जलियांवाला क्या है? जलियांवाला एक बाग है, जलियांवाला एक बाग है अमृतसर में। हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, किस लिए? सत्यपाल और किचलू, डॉक्टर किचलू, ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया था अमृतसर के कमिश्नर ने बिना किसी कारण बताए। तो इस वजह से, और दूसरा रोलट एक्ट की वजह से भी विरोध था, तो इसलिए एक जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। इस सभा पे जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी निहत्थे लोगों के ऊपर, सभा करते हुए लोगों के ऊपर, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और जनरल डायर को इसके लिए बाकायदा ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक की उपाधि दी, किसने? ब्रिटेन की लॉर्ड सभा और जो एंग्लो इंडियन जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने, ठीक है। तो दुनिया फिर भी भड़क गई, लेकिन इसके लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई इसकी जांच के लिए, इस जलियांवाला जांच के लिए। ये जो हंटर कमेटी बनाई गई, इसने भी ये माना कि भैया जनरल डायर ने कि इसमें कोई गलती नहीं है, हालांकि ये बुरी बात, ये सही नहीं हुआ, ऐसा हत्याकांड हुआ, लेकिन इसमें जनरल डायर की कोई गलती नहीं है। यहाँ भी बड़ा दुख हुआ गांधी जी को, बताओ, इनको सजा भी नहीं हुई और इनको क्या नाम है, इसको पुरस्कार भी दिए गए ब्रिटेन में ले जाकर। तो यहाँ भी उनको लगा, अब गांधी को लग गया कि भैया ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हमको ये लोग कुछ नहीं देने वाले हैं, बेकार है इनकी न्यायप्रियता में विश्वास रखना, ये अंग्रेज अब न्यायप्रिय नहीं है। तो गांधी जी अब क्या हो जाते हैं? गांधी जी अब इस घटनाक्रम को देखते हैं, तो गांधी जी जो पहले सहयोगी थे किसके? अंग्रेजों के, अब क्या हो जाते हैं? असहयोगी हो जाते हैं, ठीक है। अब असहयोगी हो जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाते हैं 1920 में। इसके कारण मैं आपको बता ही चुका हूं, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ये सब इसके कारण रहे हैं। कार्यक्रम क्या था इसमें भैया? इसमें करते क्या थे? असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी ने चलाया था 1920 में, गांधी जी ने जो अपना आंदोलन चलाया था 1920 में, इसमें किया क्या था? इसमें क्या था? सरकार का असहयोग, मतलब सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा, यानी कि सरकारी जो दफ्तर हैं, सरकारी जो कॉलेज हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी जो न्यायालय हैं, उन सबको बहिष्कार कर दो, उन सबको, उसमें कोई जाएगा ही नहीं, उनसे कोई हेल्प नहीं लेगा, ना ही कोई उनके सहयोग करेगा अंग्रेजों का। और जब अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करेंगे यहाँ के लोग, तो शासन कैसे करेंगे? तो अपने आप ही छोड़ देंगे, उनका ये विचार था। और स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी कॉलेज, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये इसका कार्यक्रम रहा था। समाप्ति कैसे हुई इसकी? देखिए, चौरी चौरा कांड हुआ था, ये एक जगह है चौरी चौरा, उस जगह पे 4 फरवरी, कहीं पे डेट 5 फरवरी भी आती है और कहीं पे 4 फरवरी, पर इसकी ऑफिशियल डेट 4 फरवरी है। 4 फरवरी को 1922 में क्या हुआ था कि चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस की ज्यादतियों से, पुलिस की बर्बरता से वहाँ के लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और उसमें दरोगा सहित 21-22 पुलिस वाले मारे गए। इससे गांधी जी दुखी हो गए इस घटना से, और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या ले लिया? वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। सब पूरी दुनिया नाराज हुई महात्मा गांधी के इस निर्णय से। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, वो सब नाराज हुए कि देश पूरा उबल रहा है, देश पूरे कगार पर है, 1 साल में आज़ादी मिलने वाली थी और तुमने वापस ले लिया, क्या मतलब है ये?
पर गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत था कहीं भी हिंसा हो जाना, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसक आदमी थे, तो उन्होंने ये वापस ले लिया। दूसरा जो आंदोलन इन्होंने स्टार्ट करा, और इनको पता है फिर जेल भी हो गई थी, 6 साल की इनको जेल भेज दिया गया था इसके बाद जो दूसरा जो आंदोलन जो इन्होंने चलाया वो चलाया 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। दूसरा आंदोलन इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि 1930 में चलाया। इसके कारण थे गांधी जी ने अपनी 11 मांगे, यंग इंडिया इनका एक जो न्यूज़पेपर था उसके माध्यम से सरकार से मांगे। कितनी? 11 मांगे। उन्होंने कहा कि मेरी ये 11 मांगे हैं, जैसे कि पूर्णतः नशाबंदी हो, सरकारी जो खर्चे हैं उनमें कमी हो, और जो आर्मी के जो खर्चे हैं उसमें भी कमी हो, और क्या नाम है, इस प्रकार के 11 कुछ मांगे थी इनकी कि जैसे गो हत्या को निषेध कर दिया जाए, और शराब के नशा मुक्ति पूर्णतः बंद, नशाखोरी पूर्णतः बंद की जाए। इस प्रकार की चीज़ें में, इस प्रकार की इनके 11 मांगे थी, उन 11 मांगों को मांगा जाए, लेकिन इनकी 11 मांगे नहीं मांगी गई। इसलिए इन्होंने चेतावनी दी थी कि जब ये मांग नहीं मानी गई तो मैं अब आंदोलन करूंगा, और इन्होंने आंदोलन करा। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया। इसके कार्यक्रम क्या थे? इसके कार्यक्रम में थे दांडी यात्रा, दांडी मार्च जिसे कहते हैं, दांडी यात्रा। ये यात्रा स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को, और इनके साथ 79 सहयोगी थे जिन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी। कहाँ से? साबरमती से, साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू करी थी, और दांडी के तट पर, एक समुद्र तट है दांडी, वहाँ तक ये करी थी। और ये यात्रा शुरू करने के बाद जो 5 तारीख को पहुँच गए थे, तो सुबह 6 अप्रैल को इन्होंने 1930 में नमक बनाकर ये कानून, नमक बनाकर कानून भंग किया था। नमक बनाकर क्या? कानून भंग किया था। नमक बनाकर ही कानून क्यों भंग किया था? क्योंकि नमक एक ऐसा कानून था जो कि गलत कानून था। इसके बारे में मैं बाद में कभी आपको बता दूंगा विस्तार से। तो हुआ क्या था कि नमक हमारे देश में नहीं बनाने के लिए मना कर दिया था अंग्रेज सरकार ने, और गांधी जी ये मानते थे और हिंदुस्तान के सब लोग ये मानते थे, और ये सही भी था कि नमक हम विदेश से क्यों खाएं जब हमारे देश में बनाया जा सकता है, तो नमक हम खुद बनाएंगे। और इसी टॉपिक को चुना किसने? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कोई कानून तो तोड़ नहीं सकते जिससे हिंसा हो जाए, तो ऐसा कानून ये था, नमक कानून को तोड़ना, जिससे कोई हिंसा ही नहीं होती थी। तो उन्होंने नमक कानून तोड़कर या नमक बनाकर ये कानून तोड़ा, और फिर इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, बाद में इनको छोड़ भी दिया जाता है। अब छोड़ने से पहले क्या होता है कि देखिए, गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। समझौता होता है किसके? गांधी और इरविन के बीच में। कब? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और इसलिए आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, और गांधी जी से कहा जाता है कि आप गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लीजिए। देखिए, भारत सरकार जो गोलमेज सम्मेलन था वो लंदन में होता था। कहाँ होता था? लंदन में होता था। और ये 1930, 31 और 32 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था कांग्रेस ने, और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, सिर्फ इसमें किया था, क्योंकि यहाँ पर एक समझौता हो गया था 5 मार्च 1931 को कि गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ। इरविन उस टाइम में भारत के वायसराय थे, उनके बीच में समझौता हुआ था कि आप ये क्या नाम है, आंदोलन स्थगित कीजिए और गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी जो मांगे हैं वहाँ पर मान ली जाएंगी, वहाँ रखिए। गांधी जी ने कहा ठीक है, देख लेते हैं क्या जा रहा है। तो गांधी जी ने 1 सितंबर 1931 को 1 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि लंदन में हुआ था। लंदन में गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं खास, और अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन्हें लगा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो दिसंबर 1931 में वापस आ गए और आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया। और फिर बाद में 7 अप्रैल 1934 को ये स्थगित कर दिया। जब देखा कि इसमें कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा, लोगों का उत्साह खत्म हो गया, तो इन्होंने इसको स्थगित कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इनके तीसरे जो आंदोलन, जो तीसरा और जो आखिरी इनका जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में बात करते हैं हम कि वो कब स्टार्ट करा इन्होंने। ठीक है, देखिए ये आंदोलन कब स्टार्ट किया जाता है? तीसरा इनका आंदोलन है जो ये भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में स्टार्ट किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा नारा दिया जाता है गांधी जी द्वारा, करो या मरो का। भैया यही है टाइम, जो करना है कर डालो, करो या मरो, आज़ादी इस बार लेनी है। 1942 के आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये करो या मरो का नारा किसने दिया। ये नारा दिया गांधी जी ने 1942 के आंदोलन में, 1942 के आंदोलन में। इसके क्या कारण थे? देखिए इसके कई कारण थे, जिनमें से दो मेन कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ये क्रिप्स मिशन की असफलता। देखिए टाइम पीरियड कौन सा चल रहा था? स्वतंत्रता की डिमांड की जा रही थी इंडिया वालों की तरफ से। किसकी डिमांड की जा रही थी? स्वतंत्रता। तो अंग्रेजों ने इसके लिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है, 1942 की बात है, क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और भारत के लिए वो कुछ डोमिनियन स्टेट लाया। क्या लाया? डोमिनियन स्टेटस, यानी कि शासन तो तुम खुद करोगे लेकिन हमारे नाम पे करोगे। ये पसंद ही नहीं आया इंडिया वालों को कि ना, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या? पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन में कौन थे? 3 आदमी थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इनके अध्यक्ष थे। इसकी जो सिफारिश थी वो इंडियंस ने मना कर दी, नहीं हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, नहीं हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जाओ गार्ड में। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो दौर था 1942 वाला, ये कौन सा दौर था? 1939 से 45 के बीच जो दूसरा जो विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, ये वो वाला टाइम था। अब दूसरे विश्व युद्ध की क्या प्रॉब्लम थी? दूसरे विश्व युद्ध की ये प्रॉब्लम थी कि जापान अंग्रेजों का दुश्मन था। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था जापान। अब जापान इधर से आ रहा था, कहां से? ये बर्मा वाली साइड से आ रहा था। तो इंडिया के ऊपर बर्मा तक आ गया था, बर्मा से आगे वो इंडिया की तरफ आ रहा था, तो इंडिया के ऊपर अटैक हो सकता था। तो इंडिया वालों ने कहा कि भैया अंग्रेज तुम चले जाओ, जापानी सिर्फ इसलिए हमारे ऊपर अटैक कर देंगे क्योंकि ये तुमने यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है, तुम्हारा देश, तुमने यहाँ पे शासन स्थापित कर रखा है, तुम चले जाओगे, जापानी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो एक तो जापानियों का भय था और दूसरा क्रिप्स मिशन की असफलता हो चुकी थी, इसलिए इन्हें लगा कि अब तो भैया आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा, अंग्रेजों को यहाँ से डंडा मार के भगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया 1942 में। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भैया जैसे ही आंदोलन 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन स्टार्ट किया गया, तो अगले ही दिन सारे बड़े नेताओं को, नेहरू, गांधी, पटेल, सबको, बड़े बड़े जितने प्रसाद, सब जितने बड़े बड़े नेता थे उन सबको उठा के जेल में बंद कर दिया। कोई बड़ा नेता ही नहीं बचा जो इसको दिशा दे सके इस आंदोलन को। यह आंदोलन तितर बितर सा हो गया, अपनी मन मर्जी चल रहा है, हिंसाएं होने लगी, लड़ाई झगड़े दंगे सब होने लगे। और इस आंदोलन को सरकार ने क्रूरता से पूर्वक अपनी ताकत के दम पे कुचल दिया और इसका परिणाम यही हुआ कि ये बस कुचल गया और ये सक्सेसफुल एक तरीके से नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं। यहां तक इनके क्या नाम है, बड़े योगदान रहे थे और इसमें इस आंदोलन को कुचल दिया गया था। और हम सब जानते हैं इनके बाद क्या नाम है, इस आंदोलन के बाद जब ये 1945 में भारत स्वतंत्र 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ, दूसरा युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, उसके बाद घोषणा हुई कुछ दिनों बाद कि भारत को हम स्वतंत्रता देंगे और 1947 में भारत स्वतंत्र भी हुआ। और भारत की स्वतंत्रता के बाद इनको कोई पद देना चाहा तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, और इन्होंने कोई पद भी नहीं लिया भारत में। और 1948 में हम सभी जानते हैं कि 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारी दिल्ली में, और जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यह इनका योगदान रहा था किसमें? पूरे भारत की स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।